हेलो क्लासेट। आज हम जो देखते हैं आपका हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का नाम है रेवेन्यू स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो अंडर द ब्रिटिश सॉरी, लेकिन वो ब्रिटिश का मतलब वही है, ब्रिटिश रूल है। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मतलब क्या कारण रहे कि जो भी ये चीज़ें रहे, जैसे द रेवेन्यू सिस्टम। तो रेवेन्यू सिस्टम के बारे में ज़्यादा सोचना क्यों पड़ा? एक्चुअली इसके पहले हम कारण देखते हैं इसके पीछे। तो जितने भी इसके पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा, चैप्टर्स में देखा कि जितनी भी लड़ाइयाँ थी, वॉर्स थे जो ब्रिटिशर्स ने लड़े थे, उसमें कहीं ना कहीं रिसोर्सेज खर्च होते हैं और उन रिसोर्सेज को कहाँ से पाया जाए, इसके लिए रेवेन्यू जनरेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए उन लोगों ने ऐसा किया। प्लस दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, ये तो हो गया आर्मी के लिए, और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, जो यहाँ पर उनके जो है नौकरशाह थे, उनको पेमेंट्स कहाँ से दिया जाए, ये दोनों ही चीज़ें थी जिसके लिए जरूरी था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे। इसलिए मीन्स क्या उन लोगों ने अपनाया? उन्होंने अपनाया मीन्स मैक्सिमाइजिंग द ट्रेड, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें। जब ज़्यादा व्यापार करेंगे तो क्या होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको आय होगा, और इससे वो जो है ज़्यादा जब आय होगा तो उससे अपनी आर्मी को भी और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं उनको भी फुलफिल कर पाएंगे। और क्या है? परचेजिंग ऑन लो एंड सेल ऑन हाई। तो जो भी इंडिया से वो रॉ मटेरियल्स खरीदते थे, उनको वो सस्ते कीमतों पे, मतलब कम से कम दाम पे, ठीक है, लो कास्ट पे खरीदें, लो प्राइस पे खरीदें, और उसके बाद से ले जा करके ब्रिटेन या इंग्लैंड में, और उसको जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वहाँ से बनेंगी उनको ला करके यहाँ पे हाई रेट पे वो बेचेंगे। ठीक है, इसमें भी जो है उनका मुनाफा बढ़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उनका बेनिफिट है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए ही यह एक मीन है जिससे कि उनका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा। फिर जो है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू है उसका कलेक्शन, और क्या, एंड अदर मीन्स, जो दूसरे रेवेन्यू जनरेशन के मीन्स हैं, जैसे यहाँ पर वन उत्पाद पे टैक्स लगा दिया जाए या खुदकट्टी पे लगा दिया जाए, तो इस तरीके के जो प्रोडक्शन कर रहे हैं दूसरी चीज़ों का लोग, तो उस पर भी लगाया जाए और वहाँ से भी हम वो रेवेन्यू जनरेट करें। तो ऐसा ब्रिटिशर्स ने सोचा और ऐसा उन लोगों ने किया है। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इस प्रोस्पेक्टिव में, तो द कंपनी एज दीवान। दीवान क्या होता है? दीवान पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दीवान जो है ऐसा पदाधिकारी होता है, ऐसा जो है पोस्टेड पर्सन होता है। ये एक ऐसी पोस्ट है जिस पोस्ट पे रहने वाला व्यक्ति रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। तो रेवेन्यू से, रुपए पैसे से जो भी आय होती है स्टेट की, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन सब पे काम करने वाला जो पदाधिकारी होता है उसको दीवान कहते हैं। तो कंपनी एक दीवान के जैसे काम करेगी। एक्चुअली इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो आपने पढ़ा है, और इसके बाद से हम देखते हैं कि 1765 में लॉर्ड क्लाइव जो है वो आते हैं, और लॉर्ड क्लाइव करते क्या है? लॉर्ड क्लाइव ट्रीटी करते हैं अवध के नवाब के साथ और शाह आलम द्वितीय के साथ, सेकेंड के साथ। और इसी ट्रीटी में लॉर्ड क्लाइव ने जो है शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है प्राप्त की। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय ग्रांटेड द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा टू कंपनी। कंपनी को मिल जाता है। अब कंपनी जो आज तक व्यापारी थी वह जो है अब एडमिनिस्ट्रेटिव काम में आ गई, और वो भी बादशाह के, ठीक है, हिंदुस्तान के जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय उनके, और अब वो जो है काम करेगी रेवेन्यू कलेक्शन का। कंपनी ने कहा कि हम जो है आपको क्या करेंगे, एनुअली 26 लाख देंगे, मतलब हम जो है इन इलाकों से टैक्स वसूल करके और आपको 26 लाख देंगे। ठीक, इसके बाद से है इस काम के लिए इन्होंने 2 डेप्यूटी दीवान को बंगाल और बिहार में अपॉइंट किया। तो ये काम रहा है इनका। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि
अब रेवेन्यू कलेक्शन का काम मिल गया, तो रेवेन्यू कलेक्शन ये कैसे करेंगे, इनकी जो है टाइप्स क्या होंगे, कौन सा तरीका होगा। तो वो टाइप्स हैं इनके। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हम देखते हैं कि जो कंकेंटियल सेटलमेंट है ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और 1772 में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जब इसके जो है बैड एप्लीकेशंस देखा और जो बैड इफेक्ट्स देखे इसके, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि इसको जो है वापस ले लिया कैलकुलेटर, और इसको हिंदी में बोलते हैं कनकूद। ठीक है, तो ये कनकूद व्यवस्था थी जिसमें ये होता था कि मतलब बिडिंग होती थी, और इसमें जो है जमींदार लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जमींदारों के अलावा जो है दूसरे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, और जो हाईएस्ट बिल्डर होता था, तो हाईएस्ट बिल्डर जो है वो उसको जो है वो राइट्स मिलते थे रेवेन्यू कलेक्शन का, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। अब ऐसे में ये होता था कि जो लोग थे, लोगों से मतलब जितना मतलब मैक्सिमम, कंपनी को तो रेवेन्यू से कलेक्शन से मतलब है, और जिसने उसका ठेका लिया हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा वसूल करके कंपनी को भी देना है और अपने भी रखना है। जैसे आजकल रोड कंस्ट्रक्शन का जब काम होता है तो उसमें आप देखेंगे तो जो एमएलए हैं, विधायक जी, जो एमपी हैं, सांसद जी, या अगर मंत्री हैं तो मंत्री जी, तो इन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ठेकेदार होता है उसको, तो वो इनको भी देता है ब्राइब, कमीशन। साथ ही जहाँ से उसका ठेका पास होता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वहाँ पर भी वो ब्राइब देता है। तो इस तरीके से उसकी लागत बढ़ जाती है, प्लस उसे भी कुछ लाभ चाहिए, वो उसको भी लेता है। और इसी वजह से हमारे वहाँ जो रोड्स बन रहे हैं आजकल, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हर अधिकारी से लेकर के जनप्रतिनिधि तक सब पैसा खा रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी पैसा चाहिए। तो ऐसे में थोड़ा बहुत वाला काम हो जाता है, और जो भी आउटपुट होता है वो बुरा होता है। ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर भी थी कि बिल्डर ने ज़्यादा बोली लगाई, सरकार को क्या चाहिए, उसको तो बस ज़्यादा इनकम चाहिए, वो ज़्यादा इनकम लेगा। और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद से भाई जिसने बोली लगाई है उसको उतना को देना है सरकार को, उसके बाद उसके लिए भी लाभ चाहिए, क्योंकि उसने उतनी लागत लगाई, लाभ भी चाहिए। लेना है किसानों से, जो व्यापारी हैं और जो वहाँ के आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, इन लोगों से, तो जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है उससे लेना है। अब ऐसे में क्या होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा आप रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट करोगे 50%, मोर देन 50%, तो क्या करेगा किसान? किसान किस खेती छोड़ देगा। ठीक है, तो ये सारे जो है जो बुरे प्रभाव देखने लगे, तो 1776 में वॉरेन हेस्टिंग ने इसको वापस कर लिया, कॉल बैक कर लिया इसको। फिर अगले जो गवर्नर हुए बंगाल के, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल, सॉरी, तो कॉर्नवालिस ने जो है वो डिसेंडियल सेटलमेंट पहले चालू किया 1790 में, और 3 साल बाद ही उन्होंने इसको जो है इसका नाम चेंज कर दिया और इसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से कर दिया। परमानेंट सेटलमेंट क्यों? परमानेंट सेटलमेंट इस वजह से कि रेवेन्यू कलेक्शन पे हमको दिमाग नहीं लगाना है, इसको कर दिया, एक बार कर दिया, इतना रेवेन्यू हमको मिलता रहे, क्योंकि हमको जो है आर्मी भी लेकर के काम करना है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर ही रहा है। तो मैक्सिमम फोकस जो है उस टाइम पे, क्योंकि हम देखते हैं एक्सपेंशन का टाइम है, ब्रिटिश टेरिटरी को एक्सपेंड कराना है, और इसकी वजह से बहुत सारे युद्ध जो होते थे, लड़ाइयाँ थी, वार्स थे, उनके लिए जो खर्चे आ रहे थे उस पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था कंपनी के द्वारा, और इसी वजह से कॉर्नवालिस ने इसको लगाया। और उसके बाद से कहा कि 10 साल के लिए बिडिंग हो गई। इसमें व्यवस्था क्या थी, आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि जो 100% कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होगा उसका 89% ये गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, और 11% वो जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है जमींदार वो रखेगा। ऐसे में आप देखेंगे कंपनी के सपोर्टर्स वर्ग का उदय होता है, इमर्जेंस ऑफ ए सपोर्टर ग्रुप ऑफ कंपनी, दैट इज नोन एज जमींदार्स, जो जमींदारों के रूप में जाना गया। जमींदारों ने हमेशा जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, क्यों? क्योंकि उसी की वजह से उनको जो है रेवेन्यू जनरेशन मिलता था और 11% जो है उसमें शेयर मिलता था। ठीक है, इस वजह से। लेकिन यह व्यवस्था फेल कर गई। फेल इस वजह से कर गई कि
अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो उसका जो है फायदा कंपनी को नहीं मिलता था। दूसरी चीज कि जमींदार को घर बैठे बिठाए जो है एक रेवेन्यू मिल रहा है, एक जो है उसको आय मिल रहा है, इनकम हो रहा है उसका, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं ले रहा है ताकि रेवेन्यू बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है। इसी वजह से जो है ये फेल कर गया। और इसके बाद से आता है महालवारी सिस्टम। तो हाँ, जो परमानेंट सेटलमेंट था ये था 19% ब्रिटिश टेरिटरी पर। महालवारी सिस्टम ये 30% पर था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का रीजन आता है। ठीक है, तो महालवारी में हम देखेंगे इसको इंट्रोड्यूस किया था मैकेंजी ने, बुक में दिया है आपके, और 1822 में। इसमें हम देखते हैं कि जमींदार होता था तो वो ऐसा नहीं कर रहा था, तो इसलिए इन लोगों ने कहा कि भाई चलो पूरे गांव को हम कर देते हैं कि पूरा गांव जो है कलेक्टिवली ऐसा करे। तो जब पूरा गांव महाल जो है वो कलेक्टिवली ऐसा कर रहा था, रेवेन्यू कलेक्शन करता था और वहां पर भी देता था। लेकिन इसमें क्या है कि रोटेशन प्रणाली आने की वजह से इसमें जो रेवेन्यू की मात्रा थी, जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू था, उसको बार बार बढ़ा दिया जाता था रेगुलेशन की वजह से। और इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ने लगा, तो ये भी फेल कर गई व्यवस्था। ये भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद से ब्रिटिशर्स ने रैयतवारी सेटलमेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया, कर्नल रीड और मुनरो। ठीक है, तो रीड और मुनरो ने इसको, पहले हम देखते हैं कि मद्रास के रीजन में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, इन दोनों प्रेसिडेंसीज में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और यह जो है 51% ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी पे इम्प्लीमेंटेड था। फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि पूरा सेटअप जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का था ब्रिटिशर्स के, और इसमें यह हुआ कि चूंकि इसका रेट बहुत ज्यादा हाई था और ब्रिटिशर्स जाते थे और वो जो है रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, ऐसे में एक नया वर्ग जो है उभरा, और वो वर्ग था मनी लैंडर्स का। क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो लोग पैसे दे कहां से, तो इसके लिए वो उधार लेने जाते थे, बोरो करने जाते थे मनी लैंडर्स के पास, और मनी लैंडर्स जो है उनको जो है डेट ट्रैप में, ऋण जाल में फंसा लेते थे। जैसे भाई पढ़े लिखे लोग थे नहीं, तो वो गुड़ागड़ित में इधर उधर करके हाई रेट लगा करके, ठीक है, और प्लस हाई रेवेन्यू भी देना होता था, तो मजबूरी थी किसानों के पास भी। तो ऐसे करके जब लोग गरीब होने लगे तो क्या होगा फिर, अब एक तो कि लोग जो है बहुत सारा अपना दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन है उसको दे रहे हैं एज ए रेवेन्यू। इसकी वजह से लोगों के पास खाने की कमी हो गई और फैमाइन्स आने लगे, अकाल पड़ने लगा। और इस अकाल में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है मारे जाते थे। फिर आप देखोगे तो पॉवर्टी आई, और पॉवर्टी का कारण रहा हाई रेवेन्यू रेट, इमरजेंस ऑफ लैंड मनी लैंडर्स हुआ, और लोग जो है जो फार्मर्स थे वो डेट ट्रैप में फंसे। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो है अपना रोजगार जो करते थे, खेती छोड़ दी, जंगलों में चले गए। ठीक है, लोग जो है अपना काम धाम छोड़ करके लुटेरे डाकू बन गए। ठीक है, कि डाकू हो जाएंगे तो लूट लाट के खाएंगे लोगों से और रेवेन्यू देना नहीं होगा। बहुत सारे जो आर्टिसंस थे, वेबर्स थे, ये लोग क्या किए कि इन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया, क्योंकि उसमें जो है, चूंकि आपने देखा कि जो ट्रेड मैक्सिमाइजिंग है और ये परचेजिंग ऑन लो कास्ट है, तो इसकी वजह से जो है क्या हुआ कि लोगों ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया और लोगों के हाथों का हुनर खत्म हो गया और वो मजदूर बन गए। तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और इस तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया हमारे वहां का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था उसको ब्रिटिशर्स ने। और ये जो चीजें रही इनकी, फिर इसके बाद से क्या चीजें होती हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में